नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम कुरहनी विधानसभा में छितरौली पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया उम्मीदवार और अभी सिटिंग मुखिया अंजुम सिद्दीकी जी हैं और इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रहमत आलम जी उर्फ रंगीले मुखिया जी के नाम से काफ़ी मशहूर है। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से 5 साल रहा, लॉकडाउन में किस तरीके से व्यवस्था इन्होंने किया था, खास तौर पे मज़दूर लोग जब आए थे इनका काम कैसा रहा। एजुकेशन पे हमेशा ध्यान दिए हैं, एजुकेशन शिक्षा के ऊपर हमेशा बातचीत करते हैं। सबसे पहले रहमत जी हमें जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा कितने लोग आए थे आपके यहाँ पे प्रवासी मजदूर। यहाँ सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपको पंचायत में, हमारे छितरौली में आप आए हैं, आपका स्वागत है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं रहमत आलम रंगीले, मुखिया प्रतिनिधि छितरौली। मेरी मिसेज यहाँ 2016 में चुनाव जीती। जो कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में इसका प्रभाव हुआ, उससे में भारत भी अछूता नहीं था। जब 26 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया कि लॉकडाउन, तो एकदम से नया चीज़ था लॉकडाउन। हम लोगों के अनुभव में भी कभी नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। हम लोग घरों में कैद हो गए। और लॉकडाउन में जो समस्या बहुत उत्पन्न हुई थी वो यही थी कि कम्युनिकेशन मिस हो रहा था। जो प्रदेश में थे लोग हैरान थे, परेशान थे। हम लोगों ने कोशिश किया कि सबसे पहले उनसे बात किया जाए, उनको हिम्मत दिया जाए कि आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी। और लगभग प्रदेश से जब सरकार ने इस तरह का कार्यक्रम बनाया कि प्रवासी मजदूर को लाया जाएगा, बिहार लाया जाएगा, उनके लिए ट्रेन और उनके लिए बसों का इंतज़ाम जब किया गया, तो लगभग हमारे पंचायत में 350 जो रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने बनवाया था, सरकार ने जो बनाया था, मध्य विद्यालय मीरपुर और मध्य विद्यालय छितरौली में 2 क्वारंटाइन सेंटर हमारा था। तो इस क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 350 लोग आकर के रहे। हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते उस क्वारंटाइन सेंटर के लिए हम लोगों ने जो किया कि सरकार के अलावे जैसे वहाँ पे जो व्यवस्था में कमी थी, उन व्यवस्था को हम लोगों ने अपने तौर पर पूरा किया। और सबसे पहले उन लोगों को वहाँ पे क्वारंटाइन करके और तब फिर उनको 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद तब वो घरों को आए थे। और धीरे धीरे फिर हालात बदले हैं, तो कुछ लोग वापस भी गए हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट भी किया कि आप यहाँ भी कोशिश करिएगा, थोड़ा कम ही सही, लेकिन यहाँ भी रोजी रोटी किया जा सकता है। प्रदेश में तो कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सरकार का जो कदम था, हम लोगों ने कदम से, और हम निसंदेह कह सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हमको कोई शिकायत नहीं थी। इस कोरोना महामारी में इतना बड़ा मामला को गवर्नमेंट ने बहुत हद तक संभाला था। और हम लोगों ने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग भी खड़े थे। अपने सभी मजदूर भाइयों के जनप्रतिनिधि हैं तो उनके भी प्रतिनिधि थे, जो बाहर से लौट रहे थे उनके लिए भी, जो यहाँ थे उनके लिए भी। और हम लोग धीरे धीरे कोरोना से उभर रहे हैं। ठीक है, कोरोना से उभर रहे, लेकिन एक और बात है रहमत आलम जी, लोगों की जो बीच 1 साल पहले जो धारणा बनती थी मुखिया के खास तौर पर लेके कि अगर मुखिया बन रहे तो अपना मकान ज़मीन वगैरह देखेंगे, अपना घर परिवार बनाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने 1 साल के अंदर काम किया है, खास तौर पर सरकार से भी काफ़ी वाहवाही मिली आप लोगों को कि नहीं, जान जोखिम में डाल के इस लॉकडाउन में मुखिया और पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी ने जिस तरीके से समाज में काम किया है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। देखिए, एक्चुअली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता जब वोट करती है, हम लोग बहुत देखा गया है कि मुखिया या एमएलए या एमपी बन जाने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि मैं मालिक हो गया। लेकिन हम लोगों की धारणा ये रही कि जनता अगर लोकतंत्र में मालिक है तो मैं नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ। तो सेवक अगर मालिक प्रॉब्लम में होंगे तो जाहिर सी बात है कि सेवक जो है उसको ज़्यादा परेशानी होगी। और सेवक का अगर धर्म है सेवा करना, तो मालिक के लिए वो तत्पर रहेगा और सेवा करेगा। ठेठ ठेठ भाषा जो है, तो हम लोग देहाती भाषा इस्तेमाल करते हैं मालिक और नौकर का, तो आप उसको अगर चरितार्थ करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र में हम लोग सेवक हैं जनता के। और हमने जो कोशिश किया कि हमारे पंचायत की जो जनता है उसको मैंने मालिक माना। और मालिक अगर परेशानी में है, कोरोना हो या बाढ़ हो या जो भी प्राकृतिक आपदा हो, इन सारी चीज़ों में मालिक को कठिनाई हुई तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। अगर सेवा करूँगा तो मालिक की जो भी कठिनाई होगी तो हमें सेवा करना होगा, उनके लिए तत्पर रहना होगा। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसके अलावे भी हम लोगों ने कई बार सामाजिक चीज़ों पर भी प्रयास किया कि कहीं कोई चीज़ हो गया तो पब्लिक से कुछ चंदा करके भी हम लोगों ने कहीं कहीं पर इस्तेमाल
ठीक है, क्या लग रहा है कि आपके छितरौली पंचायत में कितने सारे वोटर हैं? हमारे यहाँ जो पिछला विधानसभा हुआ या पंचायत चुनाव हुआ, उस समय हम लोग 7,200 पंचायत चुनाव में था, और अभी लगभग 7,500 जो है वोटर हमारे यहाँ पर हैं पंचायत के अंदर। 7,500 मतलब मान के चलते हैं तो 15,000 सदस्य की जनसंख्या हो जाएंगी यहाँ पे। 15,000 से प्लस है, अगर 15,000 से प्लस। हाँ 15,000 इन प्लस। सारे लोगों के बीच आपने जब लॉकडाउन लगा था उस समय आपने सैनिटाइज मास्क साबुन वितरण वगैरह का सारा काम आपने किया बिल्कुल, हम लोगों ने टीम के जैसे साथ या खुद? जो एक जनप्रतिनिधि जैसे ब्लॉक से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हम लोगों को साप्ताहिक हर सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिल्कुल। हम लोग को इंस्ट्रक्ट करते थे, और उसमें एक इंस्ट्रक्शन बहुत सीधा था जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग को करते थे कि आप अपने से, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपने से कुछ मत करिएगा, जो सरकार आपको बताए या मार्गदर्शन करे वही करना है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था उस समय आते थे, तो किसी वार्ड में या किसी पंचायत में कुछ साबुन बांट दिया गया, तो उससे एक भ्रामक स्थिति दूसरे पंचायत में होती थी कि भाई अमुक मुखिया ने ये किया, आपने क्या किया। तो हम लोग इंस्ट्रक्ट थे साफ कि सरकार ने जो जो चीज़ स्कीम चलाई, जैसे मास्क वितरण के लिए, जब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, पेपर में अनाउंस हुआ, मीडिया के माध्यम, आपलों के माध्यम से हुआ, उसके बाद हम लोगों को चिट्ठी आई कि अब आप मास्क और साबुन का वितरण कीजिए। तो जो मापदंड हम लोगों ने बनाया तो ये था कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए मास्क और साबुन का जो सरकार का जो नियम है उसके अनुरूप उन्होंने वितरण कराया। और जो भी चीज़ें हैं, ये पैनिक हो जाता था, कोई भी चीज़ हम लोग अगर करते थे वो पैनिक होता था। सैनिटाइज़र के लिए जब हम लोगों ने मार्गदर्शन मांगा कि सैनिटाइज क्या कैसे करना है, उसके लिए सरकार ने जो हमको मार्गदर्शन दिया उसके लिए उन्होंने सैनिटाइज कराया। और सैनिटाइज जो शुरुआती दौर था, आप तो महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस समय जब कोरोना का काल चल रहा था उस समय हर आदमी डरा सहमा था। बिल्कुल। और वैसी स्थिति में हम लोग बहुत सोच समझ के, ऐसा ना हो कि कुछ अगर हम करते हैं तो इससे कहीं अफवाह फैल जाए, हम अगर कुछ करते हैं किसी दूसरे मुखिया को प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा नहीं हो कि हम लोग कुछ करें और उस पर सरकार लिया। वो चीज़ें हमको करना है सामाजिक तौर पे, तो हम लोग करते ही रहते हैं। पास पड़ोस में आप रहते हैं या आपके गांव में या आपके बगल के गांव में अगर कुछ होता है तो वो तो करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश था कोरोना में उन्होंने ठीक है, आपने जिस तरीके से काम किया है 5 साल में, क्या लगता है कि आने वाला चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपकी, और क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो छितरौली पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जो रंगीले मुखिया रहमत आलम जी सर्वप्रथम करना चाहिए? देखिए, चुनाव जो है वो जनता को, जैसे मैंने कहा कि जनता मालिक है, और मालिक और सेवक का जो रिलेशन है, प्रतिनिधि और सेवक नौकर हैं। अगर सेवा हमने ढंग से किया, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, चुनाव जब आएंगे जनता की अदालत में, कि अगर मेरी सेवा पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर जिताइए, ज़रूर वोट दीजिए। मेरी सेवा पसंद नहीं है आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता जब मालिक सर्वोपरि, जो मालिक है जनता है। जहाँ तक काम करने के बाद है, हम लोगों ने जो सरकार का जो बुनियादी सुविधाओं पर जो फोकस था, सड़क, बिजली, पानी, तो हम लोगों ने कोशिश किया सड़क, बिजली, पानी पे जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, और हर पथ को, हर गली नली को बनाने के लिए, तो हम लोगों ने उसको किया और बहुत हद तक हम लोगों ने उसको कर लिया है। हमारी जो मेरा अगर मैं अगली चुनाव जीत के आता हूँ और अगली बार अगर मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया मेरी वाइफ बनती है, तो हमारी प्राथमिकता कि गाँव में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, जो यहाँ मेधावी बच्चे हैं, यहाँ की जो गरीबी ख़त्म हो सकती है वो शिक्षा से ख़त्म हो सकती है। जो मेधावी बच्चे हैं उनको कौशल विकास के माध्यम से, उनको अच्छी कोचिंग व्यवस्था, हमारा अगला लक्ष्य होगा यहाँ पे शिक्षा पर फोकस। और बच्चों को जो गांव में सुदूर में जिनका मेधा छुप जाता है उनको मार्गदर्शन करके, वैसी ऐसी संस्था जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनको मैं बुलाऊँगा। सरकार की तरफ से जो प्रायोजित है कौशल विकास का, उन लोगों को ला करके मेरा अगला लक्ष्य होगा गरीबी उन्मूलन के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा जैसे ही हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारे गांव समाज के बच्चे जैसे ही मेधावी, इनको अगर जगह मिलेगा तो शहर के बच्चे के जब बराबर में आएंगे, गांव भी हमारा शहर की तरह तरक्की करेगा। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं रहमत आलम जी, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिस पे हर एक समस्या का हल है। देखिए, बगैर शिक्षा के और या आप आज अगर जी रहे हैं जीवन शैली, आप देखते हैं बगैर शिक्षा के कल्पना भी नहीं कर सकते हैं
कि हमारी जीवन शैली बदल सकती है, हम लोग वैसे ही रह जाते। आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि अगर शिक्षा नहीं होता तो क्या हम लोग लोकतंत्र को जान पाते, क्या ये मेडिकल साइंस इतना ऊपर आता, क्या हम लोग इतने अमेंडमेंट करते, क्या इतनी तरक्की, हवाई जहाज उड़ा देते, क्या रेलवे चलाते। ये सब शिक्षा से ही होगा। तो अगर किसी समाज या किसी इलाके का विकास है तो बुनियादी चीज़ों जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो शिक्षा है। गांव को अगर हम लोग टारगेट करके, जैसे हमको एक पंचायत मिला, 5 गांव का पंचायत है, एक पंचायत है, 15 वार्ड है हमारे यहाँ। 15 वार्ड में अगर हम लोग लक्ष्य बना करके एक एक घर को अगर देखेंगे, वार्ड सदस्य को कवर करके कि भाई आप देखिए कौन से घर में कौन सा बच्चा पढ़ने में थे, अगर किसी एक बच्चे को भी हम लोग एक एक घर से निकाल लेते हैं और वो लड़का मेधा पार करता है, मेधावी हो जाता है, तो हर घर को तरक्की मिल जाएगी। यही हम लोग का। ठीक, लास्ट सवाल आपसे। हम सारे लोग सारे चीज़ सिस्टम पे बात करते हैं, लेकिन महिला पे कौन बात करेगा? महिला आज भी हमारे समाज में जो उनको रिस्पेक्ट जो समाज में मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कमी है। आज भी लोग एजुकेशन के लिए शिक्षा पे तो बात करते हैं, लेकिन लड़की की बात आती है कि नहीं, बच्चे को हम शिक्षा देना चाहेंगे, लड़की को, तो कहीं ना कहीं घर परिवार पीछे हटे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि 2005 के पहले मैंने तो नीतीश कुमार को मतलब एज ए पॉलिटिकल फेवर नहीं करता, एज ए मुख्यमंत्री। आपको याद होगा कि जब 2005-06 में उन्होंने साइकिल योजना पोशाक, तो ख़ासतौर से हमारे समाज में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनकी भी बच्चियाँ 8वीं 9वीं के लिए हाई स्कूल साइकिल से जाने लगी। वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और बहुत सुधार आया है पहले की बनस्बत। पहले महिलाएँ आपके सामने नहीं आती थी। अभी आप देख रहे हैं मेरी मैसेज ही क्या है। जहाँ तक काम करने का सवाल है, हमने भी लक्ष्य बनाया है। हमारा जो अभी आप आए होंगे मध्य विद्यालय नीरपुर मिला है, हमने इसको प्रस्ताव दिया है कि इसको महिला शिक्षा के लिए इसको महिला बालिका उच्च विद्यालय बनाया जाए, क्योंकि ये सुदूर गांव जो है, यहाँ पे बालिका का अगर विद्यालय बन जाता है प्रश्न, तो उनको शिक्षित करने में, उनको आगे बढ़ाने में हमको मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं है, आप महिलाओं के बारे में जब कह रहे हैं तो महिला तो अभी देख रहे हैं, महिलाएं कहाँ प्लेन भी उड़ा रही हैं, हमारे ही समाज की महिला। हम लोगों के बीच से निकली हुई महिलाएं आज फौज में भी हैं, कार भी चला रही हैं। तो माहौल बदला है, समझिए समाज कहीं ना कहीं बदल चुका है। बहुत बदला है, और जैसे जैसे शिक्षा आएगा बदलते जाएंगे। ठीक है, लास्ट सवाल। हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के लिए कोई ऐसा प्रतिक्रिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर बोलूँगा तो लोग ये समझेंगे कि मैं मुख्यमंत्री को फॉलो करता हूँ, मैं किसी पार्टी को फॉलो करता हूँ। मैं किसी का शिकायत तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 2005-06 में जब हमने लॉ किया था 2006 में, उस समय से लेकर के अभी तक मैं उस समय को भी देखा हूँ, जब 2005 के पहले के बिहार को भी देखा हूँ। उस समय मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, और अभी भी मैं देखा हूँ कहीं ना कहीं बिहार आज भारत के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। भौगोलिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग जूझते रहते हैं। जहाँ तक शासन की व्यवस्था है, तो इसमें सरकार को हम पूरा का पूरा मार्क्स देते हैं। शासन प्रशासन इन्होंने बहुत शानदार दिया है, डेवलपमेंट भी बहुत शानदार किया है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं सरकार को चाहूँगा कि जैसे शिक्षा पे बात हुई, जो सरकार की एक नीति रही है, जो हम लोगों को भी चुभा है कि नंबर लाओ और नौकरी पाओ, ऐसे आपने शिक्षक को बनाया था, तो आप उसको ट्रेनिंग दे करके अब ऐसी कुछ व्यवस्था करिए ताकि वो पढ़ा सके। जो प्राथमिक शिक्षा है वो थोड़ा हमारा कमज़ोर पड़ा है। कभी कुछ हड़ताल होता है, कभी शिक्षक, कभी देखा होगा आप लोगों ने कि समान काम समान वेतन के लिए काफ़ी प्रभावित हुआ। तो सरकार और शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के बीच एक समन्वय होना चाहिए कि भाई जो मामलात है, जो उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, उसको कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि उससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है, और प्राथमिक शिक्षा अगर प्रभावित होगा तो फिर बच्चे आगे मेधावी नहीं हो सकते। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि शिक्षा पे जो है इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक को लेकर के जो, या प्राथमिक शिक्षा को लेकर के जो कमियां हैं उस पर समीक्षा की जाए, और उसमें जो अच्छे शिक्षक हैं उनको सम्मानित, जो ख़राब हैं तो उनको आप हटाइए, उनको अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको दूसरे सेक्टर में ले जाइए। उससे शिक्षा व्यवस्था, अगर प्राथमिक शिक्षा दुरुस्त हो जाएगी तो हम बिहार के जो बच्चे हमेशा IAS IPS की परीक्षाओं में, UPSC में हमेशा टॉप लेवल में रहें, ये सब परंपरा और बरकरार रहेगा और बढ़ेगा, जिसकी संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, आपके ये कुरहनी विधानसभा में कितने 39 पंचायत? 39 पंचायत। ठीक है, कुरहनी विधानसभा में
है मुजफ्फरपुर कुरहनी विधानसभा में थे, चित्रौली पंचायत में। यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभी रहमत आलम जी, इनकी वाइफ मुखिया हैं अंजुम सिद्दीकी जी। दूसरे नाम से इनको जानते हैं रंगीले मुखिया के नाम से। 39 पंचायत में एक ऐसा पंचायत में हम थे, चित्रौली पंचायत में, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही थी। ख़ास तौर पे हमने बहुत सारे पंचायत में गए, मुखिया से बात की, लेकिन एक ऐसा मुखिया जिसने एजुकेशन पे सवाल उठाया, एजुकेशन पे इन्होंने बोला कि हम काम करेंगे। आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो जिस तरीके से एजुकेशन हो रहा है, सर्वप्रथम है शिक्षा होगी तो कहीं ना कहीं समाज में अपने आप बदलाव होगा। अब देखते हैं कि आने वाला चुनाव में अगर ये जीत कर आते हैं रंगीले मुखिया जी तो कितना काम करते हैं। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।